राइट। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, जिसका इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे, है ना। और यूनिट नंबर 4 का नाम आप सभी जानते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी। आज इसका लेक्चर नंबर 1 होगा, फर्स्ट लेक्चर। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम डील करेंगे आज के लेक्चर में? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिफाइन करेंगे, है ना। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड, हम फ्लूइड किसको बोलते हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व करेंगे, जिनमें से एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी एकेटीव एग्जाम में आ चुका है, और एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर या फिर यूट्यूब चैनल के अंदर आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, तो वो एज पर न्यू सिलेबस है। मतलब पूरे का पूरा जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो एज पर न्यू सिलेबस 22-23 के हिसाब से है। आप सभी जानते हैं कि एकेटीयू ने अभी अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज किया था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यूनिट नंबर 4 का सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है आपका, न्यू सिलेबस, उसको आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे इसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज, है ना, जैसे कि प्रेशर। अब एक बात बताओ, फ्लूइड की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से कौन कौन सी हैं? लाइक प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की। अब बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कई कॉलेज में बहुत इसके अलग भी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, तो उतना जरूरत हमको नहीं है। हमको तो अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। अगर सिलेबस हमारा सिंपल है तो क्यों ना उसको सिंपल ही रहने दिया जाए, ठीक है, क्यों उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की और पास्कल लॉ की कंटिन्यूटी इक्वेशन की। पुराना जो सिलेबस था उसमें बर्नौली इक्वेशन भी थी, लेकिन अब नए सिलेबस के हिसाब से बर्नौली इक्वेशन आपको नहीं पढ़नी है। मैं कई पेपर देख रहा था, कई कॉलेजेस में क्लास टेस्ट में उसमें बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन भी ड्राइव करा दिया है। मुझे लगता है कि वो पुराने सिलेबस के हिसाब से तो नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बर्नौली इक्वेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है, पुराने सिलेबस में थी। इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन, है ना, हाइड्रोलिक मशीन्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर 2 मशीन्स आती हैं, है ना, हाइड्रोलिक टर्बाइंस एंड हाइड्रोलिक पंप, ठीक है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट की भी इसमें हम बात कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो आज का जो लेक्चर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे प्रेशर की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे होंगे, स्पेसिफिक वेट की हम बात कर रहे होंगे। चलिए, और वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी नहीं पता होगी, गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर हमने लॉन्च कर दी है। बीटेक सेकेंड ईयर के लिए भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेकेंड ईयर के लिए नहीं है। बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कई बच्चों को कि आपके एग्जाम कब स्टार्ट होंगे, है ना। आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है, मेन एग्जाम कब स्टार्ट होगा, वो होगा आपका मिड मार्च में, है ना। होली है फर्स्ट वीक में मार्च के, उसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन आप तैयारी करके चलो, फैब के, मान के चलो कि आपके एग्जाम फैब के लास्ट वीक में हो जाएंगे, है ना। तैयारी तो करो ना अच्छे से, ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो रनिंग में हैं अभी गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर, और कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा उनका सिलेबस, ये मैं आपको बता देता हूं 1 मिनट में। उसके बाद अपने लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो बेहतरीन कोर्सेस हमारे चल रहे हैं उनमें से एक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ठीक है। वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 26 जनवरी तक, सर ने बोला है ना। मैं मान के चलता हूं कि लास्ट जनवरी 30 जनवरी तक हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का। बहुत सारे बच्चों ने हर एक कोर्स में जो है एनरोल किया हुआ है और बहुत ही शानदार तरीके से वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा कोर्स है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हमारा जो सिलेबस है वो 15 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मैथमेटिक्स के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास 1.5 महीना मिलेगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है ना। 1 सवा महीना 1.5 महीना रिवीजन के लिए काफी होता है। इसके बाद
बाद हमने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लास्ट जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 2-2 यूनिट चल रही है पैरेलल में, यूनिट 1 भी चल रही है और साथ में यूनिट 3 भी चल रही है। तो बहुत जल्दी आपका जनवरी लास्ट तक या फेब के फर्स्ट वीक में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको 1-1.25 महीना आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए। देन वी हैव इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का भी आपका लास्ट जनवरी तक 30 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 से 1.5 महीना आपको रिवीजन के लिए मिल रहा होगा। और फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो हम एकदम लाइट वे में पढ़ा रहे हैं, इसको तो जब चाहें जब खत्म कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो स्टार्ट करें। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। और गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, है ना। वो सारे सब्जेक्ट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के अंदर आपको एकदम सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स मिलेंगे, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, और साथ के साथ उसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, है ना। चलिए, और चेक करते रहा करो नोटिफिकेशंस वगैरह, उसमें कुछ कुछ ऑफर भी आते रहते हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज का लेक्चर। समझेंगे पहले कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैटर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन आइदर सॉलिड स्टेट, है ना। जो मैटर होता है वो या तो सॉलिड स्टेट में रहेगा या फिर वो फ्लूइड स्टेट में रहेगा, है ना। कोई भी जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है या तो सॉलिड स्टेट में या फिर फ्लूइड में। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो फ्लूइड स्टेट होती है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड या गैस। आप अपने आसपास में ऑब्जर्व करेंगे तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या फिर वो गैसेस स्टेट में होगा। अब ये जो लिक्विड और गैसेस स्टेट होती है इसी आती है फ्लूइड के अंदर, है ना। किसके अंदर आ जाती है? इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर 2 आती हैं, लिक्विड और गैस। आगे बढ़ें। एक जो सेम मैटर है वो इनमें से तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, अगर आप वाटर का एग्जाम्पल लेंगे तो वाटर सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसेस स्टेट में हो सकता है। जैसे आप पानी जो पी रहे हो वाटर, तो वो किस फॉर्म में है? वो लिक्विड की फॉर्म में है। बोलो यस और नो। अब उस पानी को आप अपने फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में रख दो और उसको बर्फ क्या बना दो, उसकी आइस फॉर्म कर दो। बर्फ बन गई। बर्फ क्या हो जाएगा? वो सॉलिड फॉर्म हो जाएगी। आइस तो सॉलिड फॉर्म हो गई। या फिर आप एक काम करो, पानी को किसी बर्तन में रखो, हीट सप्लाई करो और उसको क्या बन जाएगी? वेपर। तो वेपर क्या हो जाएगी? उसकी गैसेस स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि सेम मैटर क्या हो सकता है? तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एक मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी आ सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बेसिक चर्चा होगी आज का जो लेक्चर है, थोड़ा सा और बेसिक लेक्चर होने वाला है ना। हालांकि ऐसा नहीं कि आपको यहां से कई सारी डेफिनेशंस एग्जाम में देखने के लिए मिल सकती हैं, 2-2 नंबर की आगे आएंगी ये भी। चलो अब आप देखो, मैंने आपको बोला कि भाई कोई भी जो मैटर है या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा या फिर गैसेस स्टेट में होगा। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड। जो सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेस स्टेट है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कितना पास पास में है, जैसे बर्फ बना दीजिए पानी की, है ना, आइस फॉर्म कर दीजिए, सॉलिड फॉर्म है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पास पास में होते हैं, एक दूसरे को एकदम पकड़ के रखते हैं वो, है ना, एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो लिक्विड है तो लिखा हुआ है इन लिक्विड्स द स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज रिलेटिवली लार्जर। मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है रिलेटिवली लार्ज होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। और गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स एकदम फ्री मूव कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन गैसेस द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज स्टिल लार्जर। ये देख सकते हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस के अंदर काफी दूर दूर तक हैं। आगे बढ़ें। यहां से अभी कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना बेसिक्स, यस और नो, है ना, एक माहौल तो बनाना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम देख रहे हैं यहां पर कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। भाई हम फ्लूइड की बात करेंगे ना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स
साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, फ्लूइड के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम फ्लूइड को डील करते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और इन मोशन। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, चाहे फ्लूइड रेस्ट में हो चाहे फ्लूइड मोशन में हो। भाई फ्लूइड रेस्ट में भी हो सकता है और फ्लूइड मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी छत पे पानी का टैंक रखा हुआ है, उसमें फ्लूइड रेस्ट में है, बोलो यस और नो, तो उसकी स्टडी आप कर रहे होंगे। या फिर आपने वॉश बेसिन की टैब ओपन करी तो पानी टैंक में से नीचे आएगा, है ना, पाइपलाइन के थ्रू, तो उसमें क्या है, फ्लूइड फ्लूइड रेस्ट, फ्लूइड मोशन में है, फ्लूइड टैंक से चल करके आ रहा है ना। आप फेस वॉश कर रहे हैं पानी से, तो जो पानी बह के आ रहा है, पानी फ्लो होके आ रहा है, तो मतलब फ्लूइड क्या है, मोशन में है। तो चाहे फ्लूइड रेस्ट में हो चाहे फ्लूइड मोशन में हो, है ना, उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, चाहे फ्लूइड रेस्ट में हो और चाहे फ्लूइड मोशन में हो। इन जनरल द स्कोप ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इज वेरी वाइड। बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे फ्लूइड के। किसके? फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड या फिर गैस। अगर मैं आपसे बोलूं एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर, मैंने आपको बोला कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, कोई कंटेनर है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फ्लूइड का मतलब है या तो वो लिक्विड होगा या फिर वो गैस होगी, या तो वो लिक्विड होगा या वो गैस होगी। फ्लूइड का मतलब है आइदर लिक्विड और गैस। चलो आगे बढ़ें। एप्लीकेशंस तो इसके हर जगह मिल जाएंगे आपको फ्लूइड के। आप जहां भी देखोगे फ्लूइड दिखाई देगा। अभी हम एयर में हैं, एयर क्या है? एयर क्या है? दैट इज फ्लूइड। बोलो यस और नो। आप सांस ले रहे हो, दैट इज एयर, तो ये एक फ्लूइड है। आप पानी पी रहे हो, दैट इज व्हाट, वो भी क्या है? फ्लूइड है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स हमने देखा। नाउ व्हाट इज फ्लूइड? माय डियर स्टूडेंट्स, देखो फ्लूइड में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, है ना भाई। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो होने की एबिलिटी रखता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। जैसे पानी है, पानी क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है, तो वो एक फ्लूइड है। एयर है, एयर फ्लो हो रही है, तो ये क्या है? एक फ्लूइड है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो होने की कैपेबिलिटी रखता है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। जैसे ये दीवार है, ये तो सॉलिड है, तो ये तो फ्लो नहीं कर सकती। आप इसमें फोर्स लगाओ, ये फ्लो नहीं करेगी, तो ये क्या है? ये फ्लूइड नहीं है, ये सॉलिड है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। इट हैज नो डेफिनेट शेप। जो फ्लूइड है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। भाई आप एक बात बताओ, पानी है, लिक्विड है, फ्लूइड है, यानी उसको आप कप में रखोगे तो कप की शेप लेगा, ग्लास में रखो ग्लास की शेप लेगा, बकेट में रखोगे तो बकेट की शेप ले लेगा। बोलो यस और नो। तो फ्लूइड या जैसे एयर है, गैस है ना, वो भी, उसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जिस बर्तन में रखोगे उसी की शेप को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। वही चीज लिखी हुई है, कोई डेफिनेट शेप इसकी नहीं होती है। या फिर इसका जो दूसरा तरीका है उसको डिफाइन करने का, किसको? फ्लूइड को। द फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कॉन्टिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जिस पर आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो, और वो फ्लो हो जाता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म हो जाता है। देखो यहां पर लिखा है कि कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म, है ना, डिफॉर्म कॉन्टिन्यूसली। ये जो डिफॉर्म लिखा हुआ है, डिफॉर्म मतलब डिफॉर्म हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, मतलब फ्लो हो रहा है। डिफॉर्म कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता जा रहा है, इसका मतलब फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो। और लिक्विड की, अब देखो मैंने आपको बोला कि जो आपका मैंने आपको बताया जो फ्लूइड है या तो वो लिक्विड हो सकता है या फिर वो गैस हो सकती है। फ्लूइड का मतलब है आइदर लिक्विड और गैस, ये दोनों फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। तो लिक्विड और गैस में डिफरेंस भी तो होगा कुछ, दोनों एक कैटेगरी में आते हैं क्योंकि दोनों फ्लो हो सकते हैं। लिक्विड और गैस दोनों फ्लो हो सकते हैं, इसलिए उसको हम फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन डिफरेंस भी तो होगा। क्या डिफरेंस है वो समझना। पहले बात करेंगे लिक्विड की, है ना। तो लिक्विड इज ए फ्लूइड, लिक्विड एक फ्लूइड है, लिक्विड एक फ्लूइड है विच पसेस अ डेफिनेट वॉल्यूम, जिसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। और विच वेरी स्लाइटली विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब बहुत ही कम चेंज होता है इसका क्या? वॉल्यूम। इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई जैसे पानी है,
है ना। 1 लीटर पानी है किसी कंटेनर के अंदर भरा आपने, तो 1 लीटर पानी है, उसको आप बकेट में रख दो तो क्या रहेगा, वो 1 लीटर पूरा बकेट तो भर नहीं जाएगी। 1 लीटर पानी इस रूम के अंदर डाल दोगे तो पूरा रूम थोड़ी ना भर जाएगा इसका, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है ना। आगे देखते हैं कि गैस क्या होती है। तो गैस क्या है, एक फ्लूइड है भाई। लिक्विड भी एक फ्लूइड है, गैस भी एक फ्लूइड है। तो गैस इज ए फ्लूइड विच इज कंप्रेसिबल इन नेचर। ये होती है कंप्रेसिबल, ध्यान दीजिएगा। जो गैस है वो कंप्रेसिबल होती है और जो लिक्विड है वो होता है इनकंप्रेसिबल। ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट, इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और कंप्रेसिबल मतलब जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं और जो लिक्विड्स होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं। जैसे वाटर क्या है, लिक्विड है। क्या वाटर को कंप्रेस कर सकते हो? क्या आप वाटर को कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। लिक्विड इनकंप्रेसिबल होते हैं, जबकि जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। आप एयर को कंप्रेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, राइट। मैंने बोला कि जो लिक्विड है वो इनकंप्रेसिबल है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। गैस क्या है, ये कंप्रेसिबल है जिसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, जिसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। 1 लीटर गैस एक किसी छोटे से कंटेनर में है, उसको किसी रूम में रख दो, अब उसको ओपन कर दो कंटेनर को, तो पूरी गैस वो जो गैस होगी उस कंटेनर में निकल के पूरे रूम के अंदर भर जाएगी, तो पूरे रूम का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। बोलो यस और नो। अब देखो उसका वॉल्यूम फिक्स कहां हुआ, पहले 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर गैस इतने कंटेनर में थी, अब वो फैल के पूरे रूम के अंदर भर गई, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज। तो गैसेस का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। गैसेस एक्सपेंड हो सकती हैं और कंप्रेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वही चीज है, नो डेफिनेट वॉल्यूम लिख दिया यहां पे, नो डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। ये एक्सपेंड हो सकती है, ये कंप्रेस हो सकती हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, फ्लूइड के एग्जांपल जैसे वाटर हुआ, मिल्क हुआ, केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, गैसेस, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सारे एग्जांपल हैं किसके? फ्लूइड के, ठीक है। गैसेस एंड लिक्विड्स ये किसके अंदर आ जाते हैं? फ्लूइड के अंदर आते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नाउ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यहां से अभी तो थोड़ा सा माहौल बनाने का हमने प्रयास किया है, क्योंकि हमारी यूनिट क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। तो फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होता है ना। ये डेफिनेशंस हैं जो हमको पढ़नी है, जो आपके एग्जाम में 2-2 नंबर में आ सकती है। जैसे प्रेशर क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो आज हम ये कवर करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये हम लेक्चर नंबर 2 में ले जाएंगे इस पार्ट को, ठीक है। चलो बढ़ने का आगे प्रयास करा जाए। यस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप सब लोग कर ही देते हैं, ठीक है। चलें तो पहले देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है ना। व्हाट इज प्रेशर माय डियर स्टूडेंट्स? प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स को आप थ्रस्ट भी कह सकते हैं। तो यहां पर आपको लिखा हुआ है, यहां पर आप देखिएगा, तो इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम पी से लिखते हैं, ठीक है, एफ अपॉन ए यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, ओके। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, जो प्रेशर है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी। भाई एक बात बताओ, हमारे ऊपर भी तो एक प्रेशर लगा हुआ है ना। एटमॉस्फेयर में हम खड़े हुए हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से हमारे ऊपर भी तो लगा हुआ है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है ना। और ये जो प्रेशर लगता है हमारे बॉडी के ऊपर कहीं पर भी, जो प्रेशर है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। हमारा यहां पर प्रेशर लगा हुआ है तो ये नॉर्मल टू दी सरफेस होगा, यस और नो। इस बोर्ड के ऊपर प्रेशर है, नॉर्मल टू दी बोर्ड होगा। दीवार के ऊपर प्रेशर है, नॉर्मल टू दी वॉल होगा। बोलो यस और नो। तो प्रेशर को याद रखना हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस होता है, तभी तो डेफिनेशन मारा है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब स्केलर क्वांटिटी का समझते हो कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, या ऐसे कह लीजिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उनको हम स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, है ना। यूनिट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द यूनिट? द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स क्या होता है? न्यूटन, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल, और 1 पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल में काम आ सकता है, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट होती है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। कितना होता है? 101,325 पास्कल, या फिर इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो पास्कल किलो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 101.325 किलो पास्कल। एक और इसकी यूनिट होती है दैट इज बार, है ना। क्या होती है? बार। और बार का मतलब होता है 10 की पावर 5 पास्कल। 10 की पावर 5 पास्कल कहो या फिर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर कहो। बहुत ही बेसिक सी बात है, ठीक है। अब एक यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा कुछ समझने का प्रयास करें। अगर ये समझ में आ जाता है तो आपको 2 नंबर का एक लड्डू सा क्वेश्चन आया था, 2 नंबर में लड्डू क्वेश्चन आया था, उसको आप 5 सेकंड में उड़ा देंगे। समझ लेते हैं इसको, इसका मतलब क्या है। ध्यान देना, यहां पर आप एक लाइन देख रहे होंगे, है ना, ये वाली लाइन आप देख रहे हो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर है जीरो प्रेशर। कितना प्रेशर है यहां पर आप देख सकते हैं, ये जीरो प्रेशर वाली लाइन है, दिस इज जीरो प्रेशर। अब जीरो प्रेशर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर है ना, एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से क्या आएगा, एक प्रेशर आएगा जिसको आप बोलोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि PATM। यस और नो। तो यहां पर देखो जीरो से ऊपर गए, ये वाली जो लाइन है क्या दिखा रही है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत बढ़िया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां से लेकर यहां तक क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर भी तो हो सकता है और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी हो सकता है। पहले बात कर लेते हैं कि अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब आप प्रेशर को मेजर करते हो उसको बोलते हैं हम गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, गेज प्रेशर। जैसे आपका प्रेशर कुकर है, अपना आपने चाय बना रहे हो, है ना, खुले बर्तन में, अब भगोने में आप चाय बना रहे हो, मतलब वहां पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कुकर के अंदर आप कुछ बना रहे हो तो कुकर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है। आप अपने कार में, गाड़ी, बाइक में, स्कूटी में, साइकिल में, क्या बाइसिकल में क्या करते हो, जब हवा भरवाते हो टायर में तो उसमें क्या हो जाता है, प्रेशर उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो जो प्रेशर मेजर करता है ना वो गेज से, है ना, जब हवा भरवाते हो अपने टायर में तो टायर में जो प्रेशर मेजर करता है वो कौन सा प्रेशर है, दैट इज गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब हम प्रेशर मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर। ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए। जैसे बॉयलर होता है, बॉयलर में कौन सा प्रेशर होता है, गेज, मतलब काफी ज्यादा प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यस। अब कई जगह आपने देखा होगा जो प्रेशर है वो क्या हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी तो हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशंस क्या है। जैसे वैक्यूम क्लीनर है तो वैक्यूम क्लीनर में क्या है, उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कम होता है, वैक्यूम क्लीनर के अंदर प्रेशर कम होता है। बाहर कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी तो कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। मान लो यहां पर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वैक्यूम क्लीनर लाओ, वैक्यूम क्लीनर लगाओ तो वो क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर सक करेगा। बोलो यस और नो। क्यों, क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वैक्यूम क्लीनर के अंदर प्रेशर कम है। कोई भी सब्सटेंस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर प्रेशर कम होगा तो उसको क्या बोलोगे, नेगेटिव गेज बोलोगे। इसी को हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या बोलोगे, वैक्यूम प्रेशर। बोलो यस और नो। तो अगर देखो ये जीरो प्रेशर है, जीरो प्रेशर के ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से जो प्रेशर आएगा वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जाओगे तो गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव गेज यानी कि वैक्यूम प्रेशर। अगर मैं बोला आपको कि बताओ P की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, अच्छा ये याद रखना, जो P की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना होता है, देखो 1 एक सेकेंड, ये क्या सेलेक्ट हुआ, हाँ जी चलो, मैंने आपको बोला, इसको मैं रफ कर देता हूं, यस ओके ठीक है। तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अप्रोक्सीमेट 1 बार के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है अभी हमको एक छोटा सा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रोक्सीमेट 1 बार के बराबर होता है। मैंने बोला कि जो प्रेशर है वो दिया हुआ आपको कितना, 3 बार, तो आप समझ जाओगे ये क्या है, गेज प्रेशर है। कितना है, ये क्या है आपका गेज प्रेशर है। मैंने बोला आपको कि जो P की वैल्यू है वो दे रखी है 0.4 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.4 तो 1 बार से कम है, यानी कि यहां से लेके यहां तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि 1 बार के बराबर होता है। ये वैल्यू दे रखी है 0.4, तो 0.4 तो 1 बार से कम है ना, तो इसका मतलब ये वैक्यूम प्रेशर होगा, यानी यहां पर कहीं आ रहा होगा, है ना 0.4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब आपको मैंने बताया ये हो गया गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्या हो गया आपका, गेज प्रेशर। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा आपको एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM प्लस गेज प्रेशर, इनको ऐड कर दीजिए, दिस वन प्लस दिस वन, तो क्या मिल जाएगा आपको, एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। बताइए, बहुत सिंपल सी बात है। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको गेज प्रेशर दे देगा क्वेश्चन के अंदर, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देगा, तो क्या आप एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं निकाल सकते, दोनों को ऐड ही तो करना है। बोलो यस और नो। तो बस इतनी सी बात थी, इतना सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं क्या लगा उसने। AKTU में न्यूमेरिकल आया,
एक एटीयू में न्यूमेरिकल पूछा गया आपसे 21-22 में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय अ प्रेशर सेंसर इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इज 2 atm। आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, कितना दिया हुआ है 2 atm, और गेज प्रेशर कितना दिया हुआ है 5 atm। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या पूछा आपसे, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है। बहुत सही, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तो बताया मैंने आपको कि भाई एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 2 atm प्लस गेज प्रेशर कितना है 5 atm, तो कितना आ जाएगा 7 atm आंसर आ जाएगा। बताइए, अगर आपको बेसिक चीजें पता हैं, अगर आपको ये पता है कि भाई गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सम क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा गया था 2 मार्क्स में, तो बस ये करना था आपको, 7 atm इसका आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, उसके बाद है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी। समझना ध्यान से। मान लो आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई सब्सटेंस है, कोई फ्लूइड है इसके अंदर। अब फ्लूइड क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये ये रूम है हमारा, इस रूम के अंदर जो एयर है, इस रूम के अंदर जो एयर है, मान लेते हैं इसका कुछ मास तो होगा भाई, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसके अंदर क्या मास तो रहता ही है, और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो मास मान लेते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए 100 kg, है ना। समझना चाहते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम भी तो कुछ रहेगा। एयर है, इस रूम का जो वॉल्यूम है वो एयर का वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं कितना है, दैट इज 90 मीटर क्यूब। ऐसा हमने मान लिया कि मास है 100 kg और वॉल्यूम है 90 मीटर क्यूब। अगर इसका आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो डेंसिटी होता है m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। तो कितनी डेंसिटी आ जाएगी 100 kg अपॉन 90 मीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट डेंसिटी कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट 1.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बहुत सिंपल है। अगर आपसे पूछ रहा है क्या कि भाई डेंसिटी क्या होती है, तो क्या बोलोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई कोई फ्लूइड है, उसका मास कितना है, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगी आपको, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। जैसे हमने देखा इसका मास इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो आपको क्या मिल गया, यहां से इसकी डेंसिटी मिल गई। यूनिट क्या हो जाएगी, मास केजी में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। अच्छा, इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका अगर आप चाहते हो स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना तो कितना आएगा, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम V, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लिखते हैं V से और स्मॉल v से, ये होता है कैपिटल V अपॉन m, यानी कि टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास। टोटल वॉल्यूम कितना है इसका 90 मीटर क्यूब और मास कितना है इसका 100 kg, है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.9 मीटर क्यूब पर kg। ध्यान देना, ये है यहां पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है मीटर क्यूब पर केजी, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये है m अपॉन वी, ये है v अपॉन m, मतलब जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन v। मतलब या लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। v क्या है यहाँ पे, स्मॉल v है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या है यहाँ पे रो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई आपको, यस और नो। तो इस स्लाइड पे मैंने यहां पर लिख भी दिया है आपके लिए, दिस इज फॉर यू, है ना। बहुत ही सिंपल नोट्स हैं आपके सीनियर्स, अपने जो आप बहुत सारे सीनियर्स हैं, मैं तो सीनियर्स को हमेशा थैंक यू बोलता हूं, है ना। मैं जब बच्चों से बात करता हूं, जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उनसे जब बात होती है तो मैं पूछता हूं उनसे कि आपको कैसे पता लगा एप्लीकेशन का, आपने कोर्स लिया हुआ है ना। एक एक बच्चे ने कई कोर्स ले रखे हैं पूरा। तो बच्चे बोलते हैं कि हमको हमारे सीनियर्स ने बताया, जो सेकेंड ईयर में है और थर्ड ईयर में है ना, तो अच्छा कंटेंट है तो वो इसलिए शेयर करते हैं। तो मैं तो सीनियर का हमेशा थैंक यू करता हूं। और ये जो आपने मतलब हमने वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कराए थे, जो अभी आपके सीनियर्स हैं, आप तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तभी इसको वीडियो को देख रहे होंगे, तो जो आपके सीनियर्स हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के, मतलब इतना बेहतरीन उनको ये अच्छा लगा कि मैंने बहुत ही सिंपल नोट्स, अब ऐसा नहीं कि बुक में से उठा करके छाप करके दे दिया आपको, मतलब बुक की हेल्प ली है, कई बुक की हेल्प ली है और उन नोट्स को एकदम सिंप्लीफाई किया है। टीचर का काम ही क्या होता है, बुक में तो सब कुछ है, इंटरनेट में सब कुछ है, टीचर का काम है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंटेंट को इकट्ठा करे,
और उसको सिंप्लीफाइड एकदम सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो याद करना उसको आसान हो जाए, समझना उसको आसान हो जाए और वो एग्जाम में आसानी से उसको लिख के आ जाए। ठीक है, और ये पूरे के पूरे नोट्स आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर मिल ही जाते हैं, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसमें भी हम पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला आपको डेंसिटी को हम मास डेंसिटी भी कह सकते हैं और इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज m अपॉन v। यूनिट क्या हो जाए, यूनिट क्या होगी डेंसिटी की, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट है। या फिर मास को अगर ग्राम में लिखोगे और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिखोगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी भी लिख सकते हो। राइट, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें डेंसिटी की, आप सभी जानते हैं, यहां पर जरा इसको ध्यान दीजिएगा, ये दो इमेज मैंने आपको दिखाई है एग्जाम में बनाने के लिए नहीं, समझाने के लिए हैं सिर्फ। ये एक सब्सटेंस है और ये दूसरा सब्सटेंस है, बताओ इसकी डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्या इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यस माय डियर स्टूडेंट, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स पास पास में हैं, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हैं। तो यानी कि अगर सेम वॉल्यूम में मास ज्यादा आ रहा है, मैंने आपको क्या बोला था अभी कि भाई डेंसिटी होती क्या है, दैट इज इक्वल टू m अपॉन वी। वॉल्यूम अगर दोनों का सेम है, इसका वॉल्यूम भी v है, इसका वॉल्यूम भी v है, तो इसका जब दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, यहां लिख लेते हैं इसकी जो डेंसिटी है, मान लो ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, m अपॉन v। इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो 2, दैट इज इक्वल टू m अपॉन v। मान लेते हैं ये जो है कांस्टेंट है m। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स पास पास में है तो ज्यादा मास आ जाएगा सेम वॉल्यूम में, यस और नो, सेम वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जाएगा, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। तो मतलब मॉलिक्यूल्स किसके पास पास में होते हैं, सॉलिड के। मॉलिक्यूल्स किसके पास पास में होते हैं, सॉलिड के। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड की और उसके बाद गैसेस की। हम ये कह सकते हैं, मैंने पहले बताया आपको कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड की और उसके बाद गैसेस की। इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं, अपवाद होते हैं। इन जनरल हम कह सकते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद गैसेस की। मैंने एक एक एग्जांपल भी लिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर क्या है, लिक्विड, इसकी डेंसिटी कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया गैस का, एयर का एग्जांपल लिया, है ना, 1.2 मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, काफी कम है ना, गैसेस की तो बहुत कम होती है। उसके बाद स्टील यानी कि एक सॉलिड का भी एग्जांपल लिया, कितनी है, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो कितनी ज्यादा है, तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद गैसेस की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक वेट, या फिर इसको हम वेट डेंसिटी भी कह सकते हैं। ध्यान देना, जब मैंने बोला डेंसिटी या मास डेंसिटी, जब हम बात कर रहे हैं मास डेंसिटी की, तो मास डेंसिटी क्या है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ध्यान दो यहां पे, ये क्या है, स्पेसिफिक वेट यानी कि वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहां वेट डेंसिटी है तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यस और नो। तो इट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत सिंपल सा लेक्चर है आज का, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको और ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा वेट क्या होता है, mg, वेट को हमने लिखा mg, वॉल्यूम कितना है v, बोलो यस और नो। और अभी हमने देखा जो रो होता है m अपॉन v होता है प्रीवियस स्लाइड में, तो यहां पर m अपॉन v को हमने क्या लिखा, रो, तो क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वेट, दैट इज इक्वल टू रो जी। बात समझ में आई। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, एंड वेट कितना होता है, mg अपॉन v हो गया, वेट को हमने mg लिखा, और m अपॉन v क्या है आपका, दैट इज इक्वल टू रो है, तो स्पेसिफिक वेट कितना आ जाएगा, रो जी आ जाएगा। ध्यान रखना इस रिलेशन को, इस रिलेशन को याद रखना। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, स्पेसिफिक वेट होता है आपका दैट इज रो इंटू जी, याद रखेंगे क्या इसको, नेक्स्ट स्लाइड में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्पेसिफिक वेट होता है रो इंटू जी, रो इंटू जी, या फिर वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, स्पेसिफिक वेट की, कि भाई वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो नोट्स आपको मिल ही रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स आपको मिल ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यानी कि
यहां पर बॉक्स में बंद करके लिखेंगे इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब डेंसिटी क्या होती है तो हम पढ़ ही चुके हैं, मतलब किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, अब दो तरह के फ्लूइड हैं, या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा। तो लिक्विड के लिए फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर, याद रखेंगे, फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर, जिसकी डेंसिटी कितनी होगी, याद रखना, वाटर की डेंसिटी कितनी लोगे आप, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल में अगर नहीं दे रखी होगी वाटर की डेंसिटी तो आप इसको एज्यूम कर लेंगे। ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी सब्सटेंस लाइक डीजल है, पेट्रोल है, या कोई ऑयल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, है ना, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, लिक्विड, और मतलब लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, वाटर, जिसकी डेंसिटी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, एयर या फिर H2, ठीक है। और एयर की डेंसिटी मैंने बताई अभी आपको पहले 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं और अपने क्लास को बाइंड अप कर देते हैं आज की, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, पढ़िएगा एक बार, रीड करिएगा क्वेश्चन को। लेट अस रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट। लिख लेते हैं यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहा है स्पेसिफिक वेट क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वेट। आगे क्या पूछ रहा है, डेंसिटी, डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं, रो बताना है आपको डेंसिटी क्या होगा। उसके बाद कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, है ना। थर्ड वाले पार्ट में आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सारी प्रॉपर्टी हमने बता दी आपको, बस एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हालांकि ये न्यूमेरिकल मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूं, अभी तक आया नहीं है, अभी तक नहीं आया, लेकिन आ सकता है, ठीक है। आगे बोल रहा है ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड, है ना, 1 लीटर ऑफ लिक्विड, तो मतलब आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है भाई। लीटर किसकी यूनिट होती है, लीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो यहां पर लिख दो कि वो V कितना है, दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। ये तो क्वेश्चन में गिवन है आपको, यस और नो, ये 3 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसको कन्वर्ट कर लो, 1 लीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, तो 1 इंटू 10 की पावर 3, तो लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अगर 2 लीटर होता तो 2 इंटू 2 लीटर होता तो 2 गुना कितना कर देते, 2 मल्टीप्लाई कर देते 10 की पावर -3 से, मतलब लीटर को आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। चलो क्या करना है आपको, स्पेसिफिक वेट निकालना है पहले। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम भी पढ़ा हमने, यस और नो। अच्छा, वेट भी आपको दे रखा है 7 न्यूटन, लिख लेते हैं यहां पर, वेट की जो वैल्यू है 7 न्यूटन आपको दे रखी है। तो बताओ स्पेसिफिक वेट कितना हो जाएगा, यहां से स्पेसिफिक वेट हो जाएगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और वेट कितना है 7 न्यूटन, और वॉल्यूम कितना है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, आंसर आ गया आपका। अगर आपको डेफिनेशंस पता हैं तो क्वेश्चंस का आंसर इजीली आ जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है आपसे, डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है आपसे, है ना। तो आपको यह भी पता है कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ऊपर लिखा हुआ है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत बढ़िया, यानी कि mg अपॉन v, वेट क्या होता है mg, और इसको mg क्या लिख सकते हो, रो जी, अभी बताया था पहले। स्पेसिफिक वेट की वैल्यू रखो जरा, कितनी है 7000, वो स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट किया था। रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जी की वैल्यू कितनी रख देंगे यहां पर हम 9.8, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा रो की वैल्यू। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। एंड वेयर इज माय कैलकुलेटर, यस इधर है। कितना आ जाएगा इसमें, क्या हो गया, हाँ जी ठीक हो गया। देखो ये कितना है 7000 डिवाइडेड बाय 9.81, सो इट इज कमिंग आउट 713 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको मिल चुका है आंसर, क्या, डेंसिटी कितने आ गई है 713.5, अप्रॉक्सीमेट 713 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं आपसे, द ही इज आस्किंग और शी इज आस्किंग,
है ना, जिसने भी क्वेश्चन बनाया, ही और शी कुछ भी हो सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या पूछ रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोला मैंने आपको? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपका डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, ओके, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब यहां पर जो फ्लूइड है वो तो लिक्विड है, वो क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, और स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि वाटर, भाई बताया था ना लिक्विड है तो वाटर उसके लिए क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फ्लूइड। और तो यहां पर वाटर की डेंसिटी आ जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है आपको, कितना आएगा? लिक्विड की डेंसिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली ना भाई, लिक्विड की डेंसिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली ऑलरेडी, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी थी। तो कितनी है ये? 713, वैल्यू पुट कर दो 713, है ना। लिक्विड की डेंसिटी आ गई थी, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। वाटर की डेंसिटी याद होनी चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.713। यूनिट कोई होगी नहीं, क्योंकि ये भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़े। यस, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन आपसे 2 नंबर में पूछी जा चुकी है। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डेंसिटी, आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। स्पेसिफिक वेट आपको बताना होगा, है ना, आपको स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना होगा। 1 लीटर वाटर, पेट्रोल, तो पेट्रोल भी क्या होता है? लिक्विड। तो लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा? वाटर। डेंसिटी कितनी यूज करोगे? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और 1 लीटर का मतलब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, और 1 लीटर को कैलकुलेट कन्वर्ट कर लोगे किसमें? मीटर क्यूब में। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, अभी करा था, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है इस बार आपको 0.7, ठीक है। तो आप खुद से सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने कर लिया है, ठीक है। ट्राई योर सेल्फ, है ना। तो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में, जिसमें आप चैट करते रहते हो, है ना, आपस में काम की चैट भी कर लिया करो कभी। इसका आंसर अगर आप एप्लीकेशन के अंदर देख रहे हैं तो इसका आंसर चैट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपको। डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और बस ये 2 चीजें पूछी गई हैं। अगर आप इसको यूट्यूब में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपको दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही कि हम लोगों ने देखा कि प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी क्या होती है, और 2 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करे, 1 न्यूमेरिकल हमने आपको दे दिया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, यहां से भी क्वेश्चन एकेटीएम में ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है ना। सिलेबस के हिसाब से ही हम चीजों को पढ़ रहे हैं, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है और छोड़ना भी कुछ नहीं है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ना भी कुछ नहीं है। और बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, कई जगह इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का प्रयास किया जाता है, बच्चे बड़े मतलब पैनिक रहते हैं मैकेनिक्स को लेकर के, कुछ है इसके अंदर? कुछ नहीं है ना। यूनिट नंबर 1 का एक पार्ट है जिसके अंदर फोर्स सिस्टम है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने ऑलरेडी कराई दिए आपको। एक लेक्चर और लूंगा, उसमें लामीज थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक गूगल प्ले स्टोर से गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसको अभी कर लीजिए, आपको 4 साल काम आने वाला है। बीटेक फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हमने लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। बस आपका फिजिक्स और पीपीएस बहुत जल्दी आने वाले हैं, है ना, बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आप लोग गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लें फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपके जो एकेटीयू एग्जाम आने वाले हैं, जल्दी से आपको अभी सर्कुलर आने वाला है कि आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेट शीट आ जाएगी एग्जाम की। तो अभी से ज़्यादा प्रेशर बाद में ना आए, अभी से अपनी पढ़ाई को आप थोड़ा तेज कर दीजिए, क्योंकि फेज 1 के एग्जाम जो है होने लग गए हैं, आज से स्टार्ट हो गए। आज 4 जनवरी है, 4 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक फेज 1 के एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। बस उसके बाद फेज 2 के एग्जाम होंगे, जिसमें अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम फेज 2 में कराए जाएंगे। फेज 1 में किसके एग्जाम हो रहे हैं? बीटेक थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, उनसे हमको कोई खास लेना देना नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो आपको ऑब्वियसली यूजफुल लगेगा ये, है ना। तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने जो दूसरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। अच्छे कंटेंट को शेयर करने में शर्माना नहीं है, ठीक है। आप शेयर करोगे
तो दूसरे को हेल्प मिलेगी। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि गेटवे क्लासेस का भी चैनल है, बाद में पता लगता है, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप शेयर करें, तो आपको भी थैंक्स बोलेगा कि अच्छा कंटेंट आपने उसको शेयर किया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।